जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक फोक हॉरर मूवी स्टार्व एकर के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी एक नॉवल पे बेस्ड है और वो एक बेस्ट सेलिंग नॉवल है जिसकी कहानी बहुत अच्छी है और आपको बेहद पसंद आने वाली है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसके एंड में हम उसके कुछ थ्योरीज के बारे में चर्चा करेंगे। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक नोटिस दिखाया जाता है जहाँ लिखा होता है कि जैक जो कि स्टार वेकर लैंड में है उसको डेंडिलियन नाम से ही बुलाया जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि वो डेविल है। जैक जब बड़ा हुआ तो उसने गॉड्स से कहा कि वो उसे डिसमिस कर दें, लेकिन गॉड्स ने उसे बिल्कुल भी डिसमिस नहीं किया बल्कि उसे एक ओक ट्री के अंदर उन लोगों ने बंद कर दिया। और टाउन के लोग उस ओक ट्री को बहुत ही ज़्यादा माना करते थे और ऐसा माना जाता था कि जो कोई भी वहाँ पे सैक्रिफाइस करता है बदले में वो ओक ट्री उन्हें कुछ रिवॉर्ड देता है। उसके बाद हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो कि शहर में रहा करते थे और उसमें होते हैं एक कपल रिचर्ड और जूलियट और उनका इकलौता बेटा ओवेन। जूल जब अपने बेटे ओवन को रात को सुला रही होती है तो ओवन उससे कहता है कि उसे वो आवाज़ें आनी बंद हो गई हैं। उससे पूछती है कि वो कौन सी आवाज़ की बात कर रहा है तो बताता है कि वो उन विसल्स की बात कर रहा है जो उसके कानों में अक्सर सुनाई देती है। ये सुन के जूल हैरान हो जाती है और उसे लगता है कि शायद वो मन घड़ंत बातें कर रहा है। अगली सुबह जब वो उसे प्लेग्राउंड में लेकर जाते हैं तो वो सभी बच्चों के साथ खेल रहा होता है और तभी अचानक उन्हें एक घोड़े के बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब रिचर्ड और जूल वहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उसकी एक आंख किसी ने फोड़ दी है और वो आंख किसी और ने नहीं बल्कि उनके बेटे ओवन ने फोड़ी थी। जिसके हाथ में वो एक स्टिक को देख पाते हैं जो कि खून से लथपथ था। वो दोनों काफ़ी हैरान थे कि आखिर उनका बेटा अचानक से ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। अगली सुबह जूल अपने बेटे से पूछती है कि कल क्या हुआ था जिसकी वजह से वो इतना आक्रामक हो गया। तो वो उससे कहता है कि कल वो मज़े से फुटबॉल खेल रहा था। जूल उससे पूछती है कि उसने घोड़े को क्यों मारा तो वो उससे कहता है कि उसे इस बारे में कुछ याद नहीं है। ये सुन के वो हैरान हो जाती है और रिचर्ड और उसे एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं। वो उनसे पूछता है कि वो अपने बच्चे के बारे में कुछ और चीज़ें बता सकते हैं तो वो उसे बता दें। तो जूल उसे बताती है कि अक्सर वो अकेले में ही बातें करता है और उसने एक बार जैक ग्रे करके कुछ नाम लिया था। वो कहता है कि जैक ग्रे उसके कानों में विसल करता है और तभी वो ये सारी चीज़ें कर रहा है। जैक ग्रे का नाम सुन के रिचर्ड हैरान हो जाता है क्योंकि वो उसी टाउन से आता था जहाँ उसके माता पिता ने उसे पाल पोस के बड़ा किया था और वहाँ के लोगों ने डेविल का नाम जैक ग्रे रखा हुआ था। ये सुन के वो डॉक्टर से कहता है कि उसे लगता है कि उनका नेबर गॉर्डन अक्सर उनके बेटे के पास आता है और उसे इसके बारे में कहानियाँ सुनाता है क्योंकि गॉर्डन उसके पिता का बहुत ही अच्छा दोस्त था और बचपन में उसने भी उसको पाला है। उसके बाद अपने बच्चे को घर ले जाते हैं और उसे सुला देते हैं और वो दोनों उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कंसर्न्ड थे कि आखिर उसके मन में ये सारी चीज़ें आ कहाँ से रही हैं। दोस्तों, दरअसल रिचर्ड के पिता का ये घर था और उसकी मौत के बाद रिचर्ड के नाम ये घर हो चुका था, इसलिए रिचर्ड अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर रहने के लिए आ गया था। रिचर्ड जूल से कहता है कि उन लोगों को यहाँ पर वापस आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन जूल उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो उससे पूछती है कि आखिर वो इतना चिंतित क्यों है तो वो उसे बताता है कि पहले यहाँ पर एक ओक ट्री हुआ करता था जिसको काट दिया गया और अब वो ज़मीन के अंदर दफन है और ऐसा कहा जाता था कि उसके ऊपर जो स्पिरिट है उसका नाम जैक ग्रे है। जूली सुन के हैरान हो जाती है और उसे लगने लगता है कि शायद कोई स्पिरिट है जो कि उसके बच्चे को ये सब करने के लिए कह रही है। अगले दिन रिचर्ड अपने कॉलेज में जाता है जहाँ पे वो बच्चों को पढ़ाता है और उसके बाद वो अपने दोस्त स्टीवन से मिलता है जहाँ पे वो कुछ रिसर्चेस की बातें कर रहे थे। रिचर्ड जब घर वापस आता है तो वो अपने बेटे को लेकर अपने लैंड की तरफ जाता है जहाँ पर वो उसे बताता है कि यहाँ पे पहले एक ट्री हुआ करता था और वो कोशिश करेगा उसे वापस से खोद के निकालने की। वो उसे ये बताता है कि जब वो उसकी उम्र का था तो गॉर्डन उसे यहाँ पर लेकर आया करता था और गॉर्डन ने उसे बताया था कि गांव के लोग अक्सर यहीं पे मिला करते थे। ये सुन के ओवन उससे कहता है कि गॉर्डन ने उससे झूठ कहा था। इस पेड़ पे लोग सैक्रिफाइसेस देते थे अपने आप को खुश करने के लिए क्योंकि बदले में उन्हें कोई ना कोई चीज़ चाहिए थी। ये सुनकर रिचर्ड हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर इतने छोटे बच्चे को ये बात कैसे पता चली। इधर गॉर्डन उनके घर आता है जहाँ पर वो जूल से मिलता है और जूल से कहता है कि उसके बेटे को कोई सुपरनैचुरल चीज़ परेशान कर रही है और रिचर्ड को लगता है कि उसका बेटा मेंटली सिक होता जा रहा है जो कि बिल्कुल सच बात नहीं है। उसे ये भी कहता है कि रिचर्ड अपने पिता से बहुत ज़्यादा हेट करता था और उसके पिता के मरने के बाद उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं टपका था। अगले दिन रिचर्ड जब अपने काम पे जाने के लिए निकलता है तो उसकी वाइफ उसे बाय कहने के लिए बाहर आती है, लेकिन उसके जाने के बाद जब वो खाली लैंड की तरफ देखती है तो वहाँ पर उसे कुछ अजीब सी चीज़ें नज़र आती हैं जिससे वो काफ़ी ज़्यादा हिप्नोटाइज हो जाती है और वो ब्लैकआउट हो जाती है मानो कि उसे कुछ नज़र ही ना आ रहा हो। जब वो होश में आती है तो वो ओवन को दरवाजे पे गिरा हुआ पाती है और जब वो उसके पास जाती है तो देखती है कि उसकी मौत हो चुकी है क्योंकि जब वो ब्लैकआउट हुई थी तो उसके बेटे को अटैक आया था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी।
वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, लेकिन उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा था। और जब रिचर्ड को एक खबर मिलती है तो वो भागते हुए हॉस्पिटल में आता है, जहाँ पे अपने बेटे को खोने की वजह से वो दोनों अब पूरी तरह टूट चुके थे। जूल्स अपने बेटे की याद में सो भी नहीं पा रही थी और रिचर्ड इतना ज़्यादा अकेला फील करने लगता है कि वो अपने आप को बिजी रखने के लिए उस लैंड में जाता है, जहाँ पर वो एक टेंट लगा लेता है और वहाँ पे खुदाई स्टार्ट कर देता है ताकि वो उस कटे हुए ओक ट्री को बाहर निकाल सके। उसको ऐसा करने के पीछे एक मोटिव था। दरअसल उसका जो पिता था उसने अपनी फाइल में उस ओक ट्री के बारे में लिखा हुआ था, जहाँ पे उसे पता था कि उस पेड़ के ऊपर डेविल रहता है। और उसके पिता ने लाखों कोशिश करी थी उस डेविल से कुछ मांगने की, लेकिन वो डेविल उन्हें कुछ देने के लिए तैयार ही नहीं था। उसके पिता ने यहाँ तक कि उसको सैक्रिफाइस करना भी चाहा था और वो उसे निवस्त्र करके रात की ठंडी में बाहर ही रखता था, जिससे कि रिचर्ड काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर फील करता था। और उसका पिता उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था और उसे मारा पीटा करता था। रिचर्ड ने जो ट्रॉमा बचपन में सहा था वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा भी ये ट्रॉमा सहे, इसीलिए वो एक अच्छा पिता बना था और वो अपने बेटे ओवन को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन अब उसका बेटा इस दुनिया में नहीं था। अब रिचर्ड उस ओक ट्री को खोद के निकालना चाहता था ताकि वो देख सके कि उसकी पावर्स काम करती भी हैं या नहीं, क्योंकि वो चाहता था कि वो अपने बेटे को वापस मांगे। अगली सुबह रिचर्ड जब वापस अपने घर में आता है तो वो हैरी को देखता है, जो कि जूल्स की बहन थी और वो उनको वहाँ पे सहारा देने के लिए आई थी। जूल्स जब हैरी से मिलती है तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है और हैरी उससे कहती है कि वो कुछ दिनों के लिए यहीं पे रहेगी उसका ख्याल रखने के लिए। रात को फिर से रिचर्ड खेत की ओर जाता है और वहाँ पे खोदना स्टार्ट कर देता है। और जूल्स और हैरी जब टेलीविज़न देख रही होती हैं तो जूल्स को अचानक से उसके बेटे की आत्मा नज़र आती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और तभी उसकी नींद खुल जाती है, क्योंकि वो ये एक सपना देख रही थी। अगले दिन रिचर्ड जूल्स के पास आता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ पर थी जब उनके बेटे को अटैक आया। जूल्स काफ़ी डरी हुई होती है क्योंकि वो ब्लैकआउट कर गई थी, इसीलिए वो उसे कुछ भी नहीं बताती और अचानक उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और हैरी उसे संभालती है। शाम को जब रिचर्ड उस जगह पे खुदाई कर रहा होता है तो वहाँ पर उसे एक स्केलेटन मिलता है और वो एक बॉक्स में उस स्केलेटन्स को जमा करके रखने लगता है। हम गॉर्डन को वहीं पर देख पाते हैं, जो कि दूर से ये सब देख रहा था। रिचर्ड जब उस जानवर के स्केलेटन को अंदर लेकर आता है तो वो उसे अच्छी तरह साफ करने लगता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसकी वाइफ ठंड में उस जगह पर जाकर खड़ी हो गई है, जो कि सिर्फ उस टेंट की तरफ घूर के देखी जा रही है। ये देखकर वो तुरंत वहाँ पर जाता है और उसे होश में लाता है और वो उसे तुरंत अंदर ले जाता है और उसे लगता है कि शायद वो किसी शक्ति के वश में है। अगले दिन गॉर्डन उनके घर में आता है, लेकिन वो अकेला नहीं आया था। वो अपने साथ मिसेस फोर्ड नाम की एक लेडी को लेकर आया था, जो कि जूल से जब मिलती है तो वो उससे कहती है कि अभी उसने अपने बेटे को खोया है तो उसे मेडिटेट करने की ज़रूरत है और वो यहाँ पर आई है उसे हील करने के लिए। वो उस कमरे में अंधेरा कर देती है और उन दोनों बहनों को बैठाती है और उनसे कहती है कि वो उसके साथ मेडिटेट करें। इधर गॉर्डन रिचर्ड के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है, तो वो उससे कहता है कि वो उससे दूर रहे क्योंकि उसने उसके बेटे के मन में बहुत ही सारी बेकार चीज़ें भरी थी। ये सुन के वो रिचर्ड से कहता है कि वो ओवन को अपने बेटे की तरह ही ट्रीट करता था और उसने उसके सामने कुछ ऐसी बात नहीं करी जिससे कि उसका माइंड ख़राब हो जाए। वो उसे ये बताता है कि जैक ग्रे की स्टोरीज उसने उसे कभी सुनाई ही नहीं थी और ये सुन के रिचर्ड हैरान हो जाता है और सोचता है कि अगर उसने उसे कहानियाँ नहीं बताई तो उसके माइंड में ये सारी कहानियाँ आई कहाँ से। इधर मिसेस फोर्ड अंधेरा कर चुकी थी और वो कैंडल जलाती है और वो उनको अपनी आंखें बंद करने के लिए कहती है ताकि वो मेडिटेट कर सकें। वो जूल से कहती है कि वो अपने बेटे की आत्मा को यहाँ से जाने दे और उससे कहे कि वो अब जा सकती है। और जब जूल ऐसा करती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे कैंडल बुझ जाती है और जब कैंडल फिर से जलती है तो अब वो एक ज्वाला बन चुकी थी। ये देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके आसपास कोई शक्ति मौजूद है, लेकिन जूल्स उस आग को देखती ही रहती है और उसके अंदर उसे एक नई उम्मीद की किरण नज़र आती है। मिसेस फोर्ड उससे कहती है कि जो डंडेलाइन है उसके पास कुछ ना कुछ चीज़ है उसे देने के लिए। इससे हम जान पाते हैं कि मिसेस फोर्ड उसे वहाँ पर ये बताने आई थी कि डंडेलन जो कि डेविल है वो उसके लिए कुछ लेकर आया है। तभी जूल्स अपने सामने महसूस करती है कि उसके पास कोई मौजूद है और जब वो उस चीज़ पर अपना हाथ फेरती है तो वो चीज़ वहाँ से भाग निकलती है और ये देखकर वो सभी डर जाते हैं और तुरंत बाहर निकल जाते हैं। जूल्स ये देखकर समझ चुकी थी कि वो डेविल उसे कुछ ना कुछ देना चाहता है, लेकिन हैरी इस बात से बिल्कुल भी कन्विंस्ड नहीं थी। उसके बाद रिचर्ड जब वापस आता है तो वो उस एनिमल की हड्डियों को देखता है जो कि रीजनरेट होना शुरू हो गई थी और उसके ऊपर कुछ मांस भी आ गया था। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसीलिए वो उसे लेकर तुरंत अपने कॉलेज में जाता है, जहाँ पे वो उसे स्टीवन को दिखाता है, लेकिन वो देखता है कि उसके अंदर बिल्कुल भी मांस नहीं है। ये देख के रिचर्ड समझ जाता है कि वो उसके लैंड में ही रीजनरेट कर सकता है और अगर वो उसे लैंड से बाहर ले जाएगा तो वो बिल्कुल भी रीजनरेट नहीं करेगा, इसीलिए वो उसके स्केलेटन को वापस अपने घर में ले आता है।
और कुछ देर बाद वो देखता है कि उसके अंदर पूरी तरह मांस आ चुका है। वो उसकी फ़ोटोज़ भी खींच के रख लेता है सबूत के तौर पे, और वो उसके बारे में रिसर्च करने लगता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। कुछ देर बाद रिचर्ड देखता है कि अब उसके बाल भी आने लगे हैं, और वो देख पाता है कि वो एक रैबिट था जो कि वहाँ पर मारा गया था, जिसकी बॉडी अब अपने आप रीजनरेट कर रही है। अगली सुबह जब वो उठता है तो देखता है कि वो रैबिट पूरी तरह रीजनरेट कर चुका है और वो उसके टेबल के नीचे छुपा हुआ है। लेकिन तभी उसकी वाइफ वहाँ पर आती है और उसे देखकर वो हैरान हो जाती है, और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उसे कहीं बाहर फ्री कर देंगे। वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं और जंगल में लेकर जाते हैं, जहाँ पर वो उसे छोड़ देते हैं, और उसको आज़ाद करके उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है। इसलिए रात को जब वो दोनों अपने बेडरूम में होते हैं तो वहाँ पर वो इंटीमेट होते हैं। अगले दिन रिचर्ड देखता है कि उनके लैंड पे अब फूल भी आने लगे हैं, और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद वो और खुदाई करता है, जहाँ पर उसे वो ट्री मिल जाता है, और वो उसके रूट्स को अच्छी तरह खोदने लगता है। इधर हैरी जब उसके रूम में जाती है तो वहाँ पर उसे उसकी फ़ाइल मिलती है, जहाँ पर वो उस डीमन के बारे में पढ़ने लगती है जो कि उसके पिता ने लिखा था। ये देखकर वो अपनी बहन को उसके बारे में बताती है, लेकिन जूलियट को इसके बारे में बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता। हैरी उससे कहती है कि उस ट्री के कई सारे लोग यहाँ पे पूजा किया करते थे, और वो 3 सैक्रिफाइसेस करते थे, एक बच्चे, एक वुमेन और एक मैन की। और उसके बाद जो ट्री के अंदर जो डीमन था वो काफ़ी खुश हो जाता था, और उसके बाद वो उन्हें वो चीज़ दे देता था जिसकी उन्हें सबसे ज़्यादा नीड होती थी। इधर रिचर्ड जब डिग कर रहा होता है तो स्टीवन भी वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि उसके साथ उसका हाथ बटाने लगता है। तभी अचानक हैरी भागते हुए बाहर आती है, जहाँ वो रिचर्ड को बताती है कि उस क्रीचर ने उसके हाथ पे काट दिया है। वो उससे पूछता है कि वो किस क्रीचर के बारे में बात कर रही है, तो वो उसे अंदर ले जाती है, जहाँ पर वो दिखाती है कि वो रैबिट ने उसे काटा है। और हम जूल्स को देख पाते हैं जो कि उस रैबिट को अपने गोद में लिए थी, यानी कि वो उसे अपना बच्चा मान चुकी थी। वो उसे फल भी खाने के लिए देती है, लेकिन वो रैबिट फल नहीं खाता। उसकी बहन उससे कहती है कि वो इस चीज़ को यहाँ से बाहर फेंक दे, लेकिन जूल्स उससे कहती है कि वो कोई चीज़ नहीं है बल्कि वो उसका बच्चा है। ये सुन के वो हैरान हो जाती है और तुरंत वहाँ से जाने लगती है। अब जूल्स ने उसे एक बेबी बास्केट में रखा था और वो उसे अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट कर रही थी, लेकिन तभी उसे बाहर स्टीवन नज़र आता है जो कि उसे चिल्ला के कह रहा था कि वो उसे लेने के लिए आया है। और ये सुन के जूल्स को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। दरअसल स्टीवन ने ये सब बोला ही नहीं था, बल्कि वो जो वहाँ पर डेविल मौजूद था उसे दूसरा सैक्रिफाइस चाहिए था, इसीलिए वो जूल्स को ये हेलुसिनेट करवा रहा था। अब जूल्स किसी भी हाल में उसको नहीं खोना चाहती थी, इसीलिए वो चाकू लेकर बाहर जाती है और वो स्टीवन को स्टैब करके जान से मार डालती है। इधर हैरी एक टेलीफोन बूथ पे पहुंचती है, जहां पर वो कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी गॉर्डन वहां पर आ जाता है, जो कि उससे कहता है कि उसकी बहन की जान को खतरा है। इसीलिए वो वापस अपनी बहन के पास चली जाती है, लेकिन वो देखती है कि जूल्स उस रैबिट को बाथ टब में नहला रही है, और रिचर्ड भी कंफ्यूज था कि आखिर वो करे तो क्या करे। उसके बाद रिचर्ड उसको टॉवल से पोंछता है और अपने गोद में ले लेता है, और समझ जाता है कि उस डेविल ने उन्हें वापस उनका बच्चा दे दिया है। खिड़की के बाहर वो मिसेस फोर्ज और गॉर्डन को देखता है, जो कि स्टीवन की लाश को ज़मीन के अंदर गाड़ रहे थे। और फोर्ज के गले में हम एक लॉकेट भी देख पाते हैं, जिसमें 3 रैबिट बने हुए थे, और इससे हम जान पाते हैं कि दरअसल वो उस डेविल की फॉलोअर है, जो कि जानती थी कि उस डेविल को 3 सैक्रिफाइस चाहिए होते हैं कोई चीज़ देने के लिए। गॉर्डन जब रिचर्ड को खिड़की पे खड़ा हुआ देखता है तो वो उसे 3 उंगलियां दिखाता है, जिसका ये मतलब था कि उसे तीसरा सैक्रिफाइस चाहिए। और ये सुन के रिचर्ड समझ जाता है कि उसे अब एक वुमेन को मारना पड़ेगा, इसीलिए वो एक हथौड़ा उठा के हैरी के सर पे वार कर देता है, जिससे हैरी की मौत हो जाती है। और तीसरा सैक्रिफाइस भी पूरा होता है, जिसकी वजह से उन्हें अपना बेटा मिल जाता है। उसके बाद जूल्स उस रैबिट को अपने गोद में लेती है और उसे ब्रेस्ट फीड करने लगती है, और हम देख पाते हैं कि वो उसका दूध पी रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ ये थ्योरी दिखाई गई है कि उस ओक ट्री के अंदर एक डेविल रहता है, और एक टाइम पे सारा गांव उसकी पूजा किया करता था। लेकिन वो जो ओक ट्री था वो स्टार वेकर में ही था, जो कि रिचर्ड के पिता का एरिया हुआ करता था। वहाँ पे गांव के कई सारे लोग आते थे जो कि इंसानों की बलि चढ़ाते थे, और बदले में वो उस डेविल से कोई भी चीज़ मांगते थे वो उन्हें दे देता था। वो अक्सर 3 लोगों की बलि चढ़ाते थे, जिसमें से एक होता था बच्चा, दूसरी वुमेन और तीसरा कोई मर्द होता था। और ऐसा करने से उन्हें मुंह मांगा कुछ भी मिल जाता था। रिचर्ड के पिता ने भी बहुत चाहा था कि वो रिचर्ड का सैक्रिफाइस करे, लेकिन वो सैक्रिफाइस हो ही नहीं पाया था, क्योंकि वो डेविल हमेशा उस चीज़ को सैक्रिफाइस कराता था जो उनके बहुत ही ज़्यादा प्यारी हो। और रिचर्ड का जो डैड था वो अपने बेटे को बिल्कुल भी प्यारी नहीं करता था, वो उसे हमेशा टॉर्चर करता था और उसे नकारा समझता था। इसीलिए वो डेविल उससे पहला सैक्रिफाइस कभी लेता ही नहीं था। लेकिन रिचर्ड के साथ उल्टा था, वो अपने बेटे को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और वो अपने दोस्त स्टीवन से भी बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और उससे हर एक बात शेयर करता था।
और जूल्स की जो बहन थी हैरी, जूल्स उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इसीलिए इन तीनों का सैक्रिफाइस लेकर उस डेविल ने उन्हें उनका बेटा लौटा दिया, लेकिन इंसान के रूप में नहीं बल्कि एक रैबिट के रूप में। जब उनका बेटा मरा तो वो पहला सैक्रिफाइस था। जब उनका बेटा मरा तो वो उस डीमन ने पहला सैक्रिफाइस लिया था और उसकी लाश उन लोगों ने उसी लैंड में दफनाई थी और उस रैबिट की लाश भी उसी लैंड में दफन थी। और जब रिचर्ड ने खोदना स्टार्ट किया तो उसने स्केलेटन को इकट्ठा किया तो वो फिर से रीजनरेट होने लगे, क्योंकि एक सैक्रिफाइस से वो डीमन खुश हो गया था और वो उसे आश्वासन दिला रहा था कि अगर वो और सैक्रिफाइस करेगा तो वो रैबिट के रूप में उसके बेटे को वापस ले आएगा। और ये बात रिचर्ड और जूलियट अच्छी तरह समझ चुके थे, इसीलिए उन लोगों ने अपने बेटे को वापस पाने के लिए वो मर्डर्स किए। दोस्तों, मिसेस फोर्ज ने 3 रैबिट वाला लॉकेट पहना था, जिससे साबित होता है कि वो उस डेविल की फॉलोअर थी। और ये 3 रैबिट दर्शाते हैं कि उन्हें 3 लोगों के सैक्रिफाइस करने होते हैं कोई चीज़ पाने के लिए। वो फैमिली जब उस लैंड में रहने के लिए आई तो सबसे पहले डीमन ने उनका बच्चा छीना और डेविल उसके बच्चे के कान में कुछ ना कुछ फुसफुसाता था और उसे कुछ करने के लिए कहता था। और जब उसने उसे मार डाला तो उसने बाद में 2 लोगों के और सैक्रिफाइसेस लिए। यानी कुल मिला के वो सब पहले बहुत खुश थे, लेकिन जब वो स्टार वेकर में आकर शिफ्ट हो गए तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें होना शुरू हुई और उनके साथ ऐसा हुआ। हम देख पाते हैं कि वहाँ पे जो कोई भी शक्ति थी वो बाहर के लिए नहीं थी। जितना एरिया स्टार वेकर का था वहीं पे वो शक्ति काम किया करती थी, क्योंकि पुराने गॉड्स ने जैक नाम के डेविल को वहीं पे रखा था और उसको शाप दिया था कि वो स्टार वेकर से बाहर कभी जा ही नहीं सकता। दोस्तों, मेडिटेशन वाले सीन में पहले ही ये दिखा दिया गया है कि उनका बच्चा वापस आएगा एक रैबिट के रूप में। कि वहाँ पर हम देख पाते हैं कि जब वो कैंडल बुश के दोबारा से जलती है तो जूल्स को वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है और जब वो उसके हेड को छूती है तो वहाँ से भाग जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि वो रैबिट की ही आत्मा थी और उस डेविल ने उसे वहाँ पर भेजा था ताकि वो उसे यकीन दिला सके कि वो उसके बेटे को उसे वापस ला कर देगा, बस बदले में उसे 2 और सैक्रिफाइसेस चाहिए। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसकी थ्योरी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।